अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर सिद्दीकी आई ऑलवेज टू माय यूट्यूब चैनल एंड ही सेज यस। आज मेरे साथ बहुत ही क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के एक बहुत ही बिहाइंड द सीन्स के इम्पोर्टेंट मेंबर है, क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन है ये, और इनका काफी नाम है इस क्रिकेट ब्रॉडकास्ट फील्ड में। इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्रिकेट के टूर्नामेंट्स लाइक वर्ल्ड कप्स और बहुत बड़े बड़े इन्होंने मैचेस कवर किए। द वन एंड ओनली अजहर अरशद। अजहर भाई कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत खुशी हुई आपके इस शो पे आके। आपकी मैं वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, आपके इंटरव्यूज इयन बिशप के साथ भी आपने किया और बाकी भी जो आपने लोगों के साथ किया, मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। तो बहुत खुशी है कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी थैंक यू सो मच। अच्छा अजहर भाई, अपने मतलब इंटरव्यू का मैं आप आगाज में करता हूँ। आप अपनी जरा जर्नी आप अपनी बताएं। आपको इस फील्ड में कितने आपको साल हो गए और क्या शुरू से ही पैशन था आपका, क्या ये बाय चांस हुआ है सब? देखिए, हो तो मुझे तकरीबन 7 साल गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पैशन भी था, थोड़ा सा बाय चांस भी था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह मैं जो ब्रॉडकास्टिंग की या जो आप कह लें कि टीवी प्रोडक्शन की जो फील्ड है उसके अंदर मैं आऊंगा। शौक तो ऑब्वियसली हम सब लोगों को, आप ऑब्वियसली अगर आप अभी शो कर रहे हैं तो उसके पीछे भी आपका एक क्रिकेट का पैशन होगा, तो वो एक पैशन तो होता है, लेकिन कभी सोचा नहीं था। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं क्योंकि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक्टिव था, कुछ आर्टिकल्स लिखा करता था, सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था, तो वहां से मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, और आई थिंक के आप कह सकते हैं किसी हद तक कि ये बाय चांस हुआ। ओके अजहर भाई, आपकी इस पूरी फील्ड में ये जितनी भी आपकी जर्नी है अभी अभी तक हुई है, इसमें आपका मेंटोर कौन रहा है आपका इस फील्ड में, जिसने आपको गाइड किया है और जो आप समझते हैं कि आप जो कुछ भी हैं आज उस इंसान की वजह से, ऐसा कोई सच में कोई पर्सन? देखिए, कोई एक स्पेसिफिकली मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब मैं इस फील्ड में आया था शुरू में, तो तारिक सईद जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान के आई थिंक बेस्ट उर्दू कमेंटेटर हैं और वन ऑफ द बेस्ट ब्रॉडकास्टर्स हैं। तो मेरी उनसे काफी इंटरेक्शंस हुए थे और उनसे काफी मिलना जुलना था, तो आई थिंक उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया था कि कैसे जो है वो इस फील्ड पे आया जा सकता है। तो आई थिंक कि तारिक सईद को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। उसके अलावा मैं पहले भी एक दो बार, बल्कि काफी बार मैं इस चीज का जिक्र कर चुका हूँ कि हेमंत बुच जो हैं, जो कि उस टाइम टाइम स्पोर्ट्स में हुआ करते थे, तो बेसिकली मैंने उनको एक ईमेल की थी और फिर वहां से मुझे जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। उन्होंने जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जो पहली सीरीज थी, सॉरी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जो सीरीज थी 2013 की, वो मेरी पहली सीरीज थी। तो बस फिर वहां से मौके मिलते गए। उसके बाद एक दो आईसीसी के इवेंट्स किए, वर्ल्ड कप किया 2015 का, तो उसके अंदर भी मैं कहूंगा कि जो स्टार स्पोर्ट्स के जो उस टाइम प्रोड्यूसर थे अजय रामचंद्रन, उनसे उन्होंने जो है मुझे बेसिकली उस वर्ल्ड कप में सिलेक्ट किया था। तो आई थिंक किसी एक को मैं क्रेडिट नहीं दे सकता, 3-4 लोग जिनका मैंने नाम लिया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी और मुझे गाइड भी किया कि कैसे जो है वो इस फील्ड में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अच्छा अजहर भाई, आपने बहुत सारे मतलब इवेंट्स आपने कवर किए हैं, मतलब आईसीसी के भी वर्ल्ड T20s के और भी बहुत पाकिस्तान के मतलब इंटरनेशनल मैचेस कवर किए, तो कौन सा आपके लिए मेमोरेबल था सबसे? कोई एक मैच? एक मैच मेरा नहीं ख्याल के एक मैच को पिक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आई थिंक कुछ इस तरह के मैचेस है, जिस तरह डोमिनिका का टेस्ट मैच था, जिस तरीके से वो खत्म हुआ, मिसबाउल हक का आखिरी टेस्ट मैच था, वो यूनुस खान का भी आखिरी टेस्ट मैच था, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि वो जो एक क्लाइमेक्स था वो एक ऐसी चीज थी कि जो बहुत कम लोगों को देखने को, मतलब कि वहां पे आई थिंक बहुत लिमिटेड लोग थे इवन उस ग्राउंड में भी। मतलब पाकिस्तानियों में तो पाकिस्तान का जो मीडिया था उसमें तो कोई भी वहां पे नहीं गया हुआ था, कुछ कमेंटेटर्स थे, बाकी पीसीबी के लोग थे,
तो वो एक आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था। और जिस तरीके से उनका करियर खत्म हुआ, जिस तरीके से मैच खत्म हुआ, इसके अलावा शारजाह का टेस्ट मैच 2014 में जब पाकिस्तान ने 2 सेशंस में 300 रन चेज किए, वो भी एक बड़ा हिस्टोरिक मैच था। और उसके अलावा मैं कहूंगा कि विराट कोहली की पहली डबल सेंचुरी एंटीगा में, इवन दो कि वो मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन विराट कोहली की वो पहली डबल सेंचुरी थी इवन इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो ये 3-4 टेस्ट मैचेस हैं जो कि मेरा ख्याल है कि मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किए हैं। ओके फजल भाई, एक क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन की जॉब कितनी टफ होती है? बिकॉज आप लोग को एक तो सारे स्टैट्स आप लोग को याद करने पड़ते हैं आप लोगों को, और ऊपर से लाइव क्रिकेट की जो ब्रॉडकास्ट होती है उसमें आप लोगों को सब कुछ प्रेजेंट करना होता है ऑन हैंड। तो हाउ टफ इज दिस जॉब, अगर मैं आपसे पूछूं? ये भी रिसेंटली एक और इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन हुआ था। मेरा ख्याल है कि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहती। और ये बहुत मतलब कि रेयर केस होता है। बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने पैशन को प्रोफेशन में जो है कन्वर्ट करें। तो आई डोंट थिंक ये मुश्किल है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। आपको लेटेस्ट जो आप कह लें कि हर तरह की जो क्रिकेट है आपको उसको देखना पड़ता है ताकि कि आप कोई चीज मिस ना करें। आपको चीजों को माइंड में रखना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली ये नहीं होता कि जो आप सिर्फ मैच देख रहे हैं आपने सिर्फ उसी के ऊपर काम करना, उसके ऊपर तो आप काम करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो क्रिकेट हो रही होती है, जब अगर आप उसको देखें, अगर आप उससे रिलेटेड न्यूज रिपोर्ट्स को पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, तो वहां से आपको बहुत से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं जिससे कि आपको तब हेल्प करते हैं जब आप मैच के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, लेकिन मैं कहूंगा कि मुश्किल नहीं है। बस आपने एक रूटीन बनानी होती है कि आपने कैसे जो है हमेशा अपने आप को अपडेट रखना है। ओके फजल भाई, अगर मैं पाकिस्तानी की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना क्रू मतलब कि नहीं है क्रिकेट ब्रॉडकास्ट में जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करे। तो और मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ज्यादातर जो भी मतलब क्रू वगैरह होता है किसी भी इवेंट का, उसमें मोस्टली हमें मतलब इंडियंस नजर मतलब आते हैं या और मुल्कों के जैसे टेक्नीशियंस वगैरह नजर आते हैं। पाकिस्तानी बहुत कम, बहुत लिमिटेड होते हैं। तो आप क्या समझते हैं इसकी मेन वजह क्या है इसकी? देखिए, इसकी मेन वजह तो ये है कि पाकिस्तान में जो एक 10 साल का गैप आ गया था, जो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, तो एक तो वो रीजन है कि जो नए लोग हैं आई थिंक वो रिक्रूट नहीं हो सके। लोगों को पता ही नहीं था कि ये भी एक फील्ड है, या लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो उनको उस तरीके से नहीं मिली। तो अभी 10 साल के बाद आप कह सकते हैं कि प्रॉपर क्रिकेट अब पाकिस्तान में वापस आना शुरू हुई है, कि रेगुलरली पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह जो मैंने सुना है अपने सीनियर्स से और लोगों से कि लेट 90s में अगर आप जो पाकिस्तान ने जो प्रोडक्शन की थी, पाकिस्तान में जो होती थी क्रिकेट 90s तक, वो बहुत अच्छी थी। इवन 80s में जो 87 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर जो पाकिस्तान में जो मैचेस हुए थे उसकी प्रोडक्शन उन मैचेस से बेहतर थी जो कि मैचेस इंडिया में हो रहे थे। तो पाकिस्तान लेट 90s तक तो पाकिस्तान बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं, जो पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट। तो ये पीटीवी बेसिकली पाकिस्तान का होस्ट ब्रॉडकास्टर था, तो उसके अंदर जो टैलेंटेड लोग थे उनको हमेशा से रोका गया, मतलब कि उनका रास्ता जो है वो रोका गया। और जो कि आपको पता है कि हमारे इस रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है। तो आप वो जो सिफारशी कल्चर था उससे जो इनकॉम्पिटेंट लोग थे वो ऊपर आ गए और जो टैलेंटेड लोग थे वो नीचे रह गए। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान का जो आप कह लें कि ऐसा टैलेंट जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता था उसको आगे जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों में, 4-5 सालों में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो रही है। काफी लोग आ रहे हैं, बल्कि मैं देखता हूं कि पीएसएल में भी इस बार पाकिस्तान के 1-2 कैमरामैन थे जो कि पाकिस्तान से थे। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सीनियर लेवल के ऊपर चले जाएं तो आप देखें कि जुहेब हैं, वो एज एन एंकर भी काम करते हैं, एज ए प्रोड्यूसर भी उन्होंने काम किया हुआ। तो पाकिस्तान से भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग आना शुरू हो गए हैं। ओके फजल भाई, आप जो है स्टैट्स गाइस को बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि आप लोग कमेंट्री बॉक्स में आप लोग
बैठे हुए होते हैं कमेंटेटर्स के साथ, तो कुछ डिस्टर्बेंस होती है आप लोगों को, एक साइड पर आप लोग अपना काम कर रहे होते हैं इतने फोकस के साथ, और दूसरी तरफ मतलब कमेंट्री होती, और कोई ऐसा फनी मोमेंट कोई गुजरा हुआ इस तरह का? देखिए, डिस्टर्बेंस तो नहीं है, वो तो इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब कि मैंने कमेंटेटर्स को सुनना है। ये मेरी जॉब है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो कोई डिस्ट्रैक्शन है। मैंने कमेंटेटर्स को सुनना है, और अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर मेरे पास कोई स्टैट्स हैं या नंबर्स हैं तो वो मैंने उनको देने हैं, या मैं ऑलरेडी उनको दे देता हूँ, उसके ऊपर बात करते हैं, उसका प्रॉपर एक बिल्डअप होता है। मतलब कि लेट्स से कि अगर कोई जिस तरह यूनुस खान के जब 10,000 रन हुए थे तो पहले से कमेंटेटर्स को बताया था कि ये पाकिस्तान के पहले बैट्समैन होंगे, एशिया के आई थिंक 6th बैट्समैन थे और ओल्डेस्ट थे जिन्होंने 10,000 रन किए। तो इस तरह के वो सारे ग्राफिक्स वगैरह पहले हम बनाते हैं और फिर कमेंटेटर्स जो है वो उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो वो बिल्कुल भी आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस का कोई एलिमेंट आता है। इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब। जहां तक बात है फनी मोमेंट की, तो काफी है, लेकिन अभी जो एक मेरे ज़हन में आ रहा है वो गॉल में टेस्ट मैच हो रहा था 2014 में, और एंजेलो मैथ्यूज उस टाइम श्रीलंका के कैप्टन थे। उनके एज ए कैप्टन 91 की एवरेज थी। तो रमीज रजा कमेंट्री कर रहे थे तो उन्होंने मजाक में ये बोला कि, और मैथ्यूज 91 स्कोर के ऊपर खेल भी रहा था, तो रमीज भाई ने ये मजाक में बोला कि इसकी अब एवरेज जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो अब जो है इसको जो है आउट हो जाना चाहिए। तो मैंने उस टाइम वो स्टैट्स देखे, तो लास्ट जो सीरीज थी, जो लास्ट ओवर था पाकिस्तान श्रीलंका का, उसके अंदर मैथ्यूज 2 बार 91 के ऊपर आउट हुए थे, एग्जैक्ट 91 के ऊपर। तो वो मैंने रमीज भाई को बताया, फिर उसका टीवी के ऊपर ग्राफिक्स आया, उसके ग्राफिक्स आए, उसको रमीज भाई ने डिस्कस किया, थोड़ा सा बिल्डअप किया, थोड़ा मजाक किया, और अगली बॉल के ऊपर मैथ्यूज वाकई 91 के ऊपर आउट हो गए। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था। इसके अलावा और भी काफी है, लेकिन ये अभी इस टाइम आप कह सकते हैं कि मेरे ज़हन में इस टाइम ये वाला मोमेंट। अच्छा असर भाई, व्हाट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन? कोई एक क्वालिफिकेशन है इसकी? आई थिंक अगर तो ये सिर्फ पैशन की बात है। मैं ये कहता हूँ कि अक्सर आप देख लेंगे, जिस तरह पोइट्री है, पोइट्री को आप सीख नहीं सकते। मतलब कि कोई यूनिवर्सिटी की उसमें डिग्री नहीं होती कि इस बंदे ने पोइट बनना है या इस तरह। तो इस तरह के कई टैलेंट होते हैं जो कि आप कह लें कि आपको खुद ही जो है वो थोड़ा बहुत आपका पैशन होता है, किसी चीज में शौक होता है, आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं मेहनत कर करके, लोगों से बातें करके। लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको कि आप स्कूल या कॉलेज में जो है वो सीख सकें। तो आई थिंक अगर आपको थोड़ा नंबर्स में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो ऑलरेडी जो है वो इस तरह का पैशन आपके अंदर डेवलप हो जाता है और इस तरह का टैलेंट भी डेवलप हो जाता है। अजहर भाई, आप स्टैट गाइस के ऊपर अगर कोई हाई प्रोफाइल मैच होता है, जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है या इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ये बहुत ही मतलब हाई प्रोफाइल मैचेस होते हैं, तो मतलब इसमें आप लोगों के ऊपर प्रेशर होता है क्या इतने बड़े मैच में? क्या जब मैच बहुत क्लोज हो जाए कुछ प्रेशर होता है आप लोगों के ऊपर? बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं है। अगर एक नॉर्मल अगर किसी बंदे की ऑफिस जॉब है, अगर उसकी ऑफिस जॉब पर वो अगर कोई मिस्टेक करता है तो वो सिर्फ 4-5 लोगों में या 8-10 लोगों के दरमियान रहेगी। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है कि इसके अंदर अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो उसको मिलियंस ऑफ पीपल जो दुनिया में देख रहे हैं वो आपकी मिस्टेक को देखेंगे, और वो उस चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि इस फील्ड के अंदर मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं है। और ये सिर्फ मेरा नहीं, जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो कैमरामैन हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, कमेंटेटर हो, तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। तो प्रेशर ऑब्वियसली होता है, वैसे तो हर मैच का ही प्रेशर होता है, क्योंकि यू हैव टू बी परफेक्ट विद योर नंबर्स एंड विद योर एनालिसिस और जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, क्योंकि जो कमेंटेटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स होते हैं वो आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे होते हैं। मैं उनको जो दूंगा वो उसको बोल देंगे। तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो जैसा कि आपने कहा कि जितना बड़ा मैच होगा ऑब्वियसली आपको उसमें फिर प्रेशर भी उतना ज्यादा हो जाता है। तो उसके अंदर फिर होता ही है कि अगर हम कोई कंटेंट बना रहे हैं, तो लेट्स से अगर मैंने कोई ग्राफिक बनाया है, उसको अगर मैं आम मैच में 3-4 बार अगर उसको मैं क्रॉस चेक करता हूँ, तो अगर इंडिया पाकिस्तान का या कोई वर्ल्ड कप का मैच है तो मैं उसको 5-6 बार क्रॉस चेक करूंगा कि यू हैव टू मेक श्योर कि इसके अंदर कोई भी जो है वो किसी भी किस्म की गलती ना हो। ओके असर भाई, पाकिस्तान क्रिकेट का भी होम ब्रॉडकास्टर जो है वो 10 स्पोर्ट्स है अभी फिलहाल। अनफॉर्चुनेटली हमारा अभी तक हमारे अगर अपने मुल्क की बात करें,
कोई हमारा ऐसा लोकल चैनल नहीं है जिसके पास मतलब वो इक्विपमेंट्स वगैरह है, वो एक इंटरनेशनल मैच की कवरेज कर सके। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इन फ्यूचर क्या पीसीबी को नहीं चाहिए कि हमारे बजाय एक फॉरेन ब्रॉडकास्टर को अपने राइट्स देने के, वो एक लोकल चैनल को ग्रूम करे और मतलब उनको अपने राइट से अपने मतलब इंटरनेशनल मैचेस के। देखिए, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली मतलब कि मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट अगर थोड़ी सी प्रेजेंटेबल है इस टाइम, या पिछले 5-6 सालों में जो दुनिया ने पाकिस्तान की क्रिकेट देखी है एक अच्छे अंदाज में, तो हमें शुक्र करना चाहिए कि वो हम लोगों के हाथ में नहीं थी। क्योंकि आप अगर जो पाकिस्तान में जो क्रिकेट होती है, जिसमें कि आप कह लें कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं वो जो ब्रॉडकास्ट करती हैं, अगर आप उनका स्टैंडर्ड देखें तो मतलब कि मैं उसको आई थिंक सभी को पता है कि वो आप जब कोई इस तरह मैच हो रहा हो जिस तरह डोमेस्टिक T20 का है, उसमें जो कमेंट्री हो रही होती है, आप कभी ट्विटर खोल के देखेंगे किस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं उन कमेंटेटर्स के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर किस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो ये तो हमें शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान के बाहर के जो लोग हैं उन लोगों ने जो है इस चीज को हैंडल किया हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान की जो क्रिकेट जिस तरीके से प्रेजेंट की गई है पिछले 8-10 सालों में, आई थिंक कि बहुत जबरदस्त रोल था उसमें 10 स्पोर्ट्स का। और ये भी एक गलत परसेप्शन है कि उसमें कि जो 10 स्पोर्ट्स है वो पाकिस्तान का चैनल नहीं, 10 स्पोर्ट्स का बाकायदा ऑफिस है कराची में, और ऑब्वियसली उसके अंदर जो आप देखें जो कमर्शियल चल रहे होते हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के स्पॉन्सर्स होते हैं। तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट तो है, ये तो आप नहीं कह सकते। फिर अभी आप देखें कि जो पीएसएल हुई है उसके अंदर भी जो पीएसएल की जो उसकी जो प्रोडक्शन थी वो पाकिस्तान के हाथ में थी। तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज हो रही हैं। जब तक हमारे पास उस तरह के लोग नहीं आएंगे, हम उनको ट्रेन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं कि कोई पाकिस्तान की कंपनी आए और वो आके जो है वो सारा कुछ करे। फिर जिस तरीके से आपका ये नेशनल T20 होता है, आपको फिर टेस्ट मैच भी उसी तरह के देखने को मिलेंगे और उसी तरह की कमेंट्री होगी, और ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि कैसा इन लोगों का जो है वो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि हम अगर किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। अगर तो चीज गलत हो रही है तो आप उसको क्रिटिसाइज करें, अगर तो प्रोडक्शन ठीक नहीं हो रही तो आप उसको करें क्रिटिसाइज। लेकिन ऐसे सिर्फ ये कहना कि जी पाकिस्तान की कंपनी नहीं है कोई और आके कर रहा है, ये थोड़ा सा अनफेयर है। ओके अजहर भाई, आपने अभी पीएसएल की प्रोडक्शन की आपने बात की। अगर पीएसएल के हम शुरू के 4 सीजन को उठाते हैं, मतलब देखें तो प्रोडक्शन के हवाले से फैंस या और भी हमारे जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं उन्होंने आज तक कोई सवाल नहीं उठाया। बट ये पीएसएल की जो प्रोडक्शन हुई थी इसमें थोड़े से क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी भी इसमें तो थोड़े मतलब इन्वॉल्व है, तो हमें थोड़े बहुत फ्लॉज नजर है हमें पीएसएल की प्रोडक्शन में। तो आपको नहीं लगता कि ये जो फैंस और जर्नलिस्ट वगैरह हैं कि इनको टाइम देना चाहिए? क्योंकि इसी तरह हम लोग अगर अपने लोकल्स को ग्रूम करेंगे, ऑब्वियसली मिस्टेक होती है, तो हमें पेशेंस रखना चाहिए इसमें, आगे के क्रिटिसाइज हम करते जाएं हम लोग। देखिए, आप सबसे पहले चैलेंज देखें कि पाकिस्तान ने कभी इतना हाई प्रोफाइल इवेंट इस तरीके से नहीं किया था। इससे पहले पीएसएल के अगर मैचेस होते थे तो 3 मैचेस हो गए, 4 मैचेस हो गए, 8 मैचेस हो गए। इस बार पूरी पीएसएल पाकिस्तान में हुई थी और 4 वेन्यूज के ऊपर हुई थी। तो ऑब्वियसली जब एक नई चीज आ रही है तो उसमें चैलेंजेस होंगे, कुछ गलतियां होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोग सीख जाएंगे। लेकिन आई थिंक फिर भी जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ लोगों को सिर्फ क्रिटिसाइज करने का मौका चाहिए होता है। और आप देखेंगे जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसके अंदर भी, वो मुझे नाम नहीं याद उनका, एक वो होस्ट आए थे, उन्होंने कुछ अहमद, हाँ जी उनका नाम था, हाँ जी उनका नाम था अहमद गोडिल उनका नाम था। तो वो आप देखेंगे उनके ऊपर भी थोड़ा सा अनफेयर क्रिटिसिज्म था। तो हमारे यहाँ पे तो कुछ लोगों को वैसे ही आप जो मर्जी कर लें तो क्रिटिसिज्म तो होता ही रहता है। लेकिन फिर भी आई थिंक अगर आप ओवरऑल देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस बार पीएसएल करवाई है, अनफॉर्चुनेटली उसका एंड वो नहीं हो सका क्यों, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। लेकिन जिस तरीके से चीजें जा रही थी, आई थिंक एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट जा रहा था। शुरू में कुछ क्राउड का इशू था, लेकिन बाद में क्राउड भी आना शुरू हो गया। इवन बारिशें होती थी, हमने देखा कि बारिश हो रही होती थी लेकिन क्राउड जो है फिर भी स्टेडियम के अंदर होता था। तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जब आप चीजों को स्ट्रीमलाइन करेंगे तो ऑब्वियसली जो चीजें हैं जो है वो बेहतर हो जाएंगी। ओके अजहर भाई, ये
ये फैंस वगैरह तो बहुत आसानी से ये कहते हैं, और जो जर्नलिस्ट वगैरह भी होते हैं, किसी भी मैच की प्रोडक्शन हो रही होती है स्पेशली पाकिस्तान की, लोग आसानी से ये बोल कहते हैं कि इसमें स्पाइडर कैम इसमें नहीं इन्वॉल्व था, इसके अंदर बगी कैम मतलब इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि रियलिटी तो ये होती है कि जितना बजट होता है प्रोडक्शन कंपनी का, वो उस हिसाब से मतलब ये कैमरा वगैरह वो लोग रखते हैं। तो आपको थोड़ा सा चले फैंस का तो समझ में आता है, जब जर्नलिस्ट इस तरह की बातें करते हैं तो आपको हंसी नहीं आती क्या? थोड़ा सा फनी नहीं आपको ये लगता क्या? देखें पाकिस्तान का जो जर्नलिज्म है ना, हमारा जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, वो बेसिकली एक किस्म का आप कह लें कि स्पोर्ट्स को भी पॉलिटिक्स की तरह देखता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को छोड़ के, एक दो जर्नलिस्टों को छोड़ के, हमारे जो मोस्टली लोग हैं उनको क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है, उनको क्रिकेट की सेंस ही नहीं है। तो जब बंदा क्रिकेट के ऊपर नहीं बात करेगा तो वो फिर क्रिकेट से हट के जो है वो पॉलिटिक्स को डिस्कस करेगा। आप देखें इस टाइम पाकिस्तान की मीडिया में हर टाइम मैं देखता हूँ, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में हर कोई 1-2 महीने के बाद प्लेयर्स की तनख्वाहें, प्लेयर्स की जो सैलरीज है उनको डिस्कस कर रहे होते हैं, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कितना कमा रहा है उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, उसको डेली अलाउंस कितना है, फलां बंदा कितना कमा रहा है। आप मुझे बताएं पूरी दुनिया में कहां पे ऐसा होता है कि आपने कभी देखा हो कि ऑस्ट्रेलिया के किसी अखबार ने हर महीने के बाद वो एक आर्टिकल लिख रहे हो और उसके अंदर वो ये चीज डिस्कस कर रहे हो कि हमारा जो चेयरमैन है वो इतने पैसे कमा रहा है, उसको इतना डेली अलाउंस मिलता है। तो ये सारी जो है वो बेसिकली पॉलिटिक्स होती है। तो क्योंकि इन लोगों को क्रिकेट की समझ नहीं है, ना क्रिकेट के ऊपर लिखना आता है, ना क्रिकेट के ऊपर बोलना आता है, तो वो फिर क्रिकेट को भी पॉलिटिक्स लेते हैं। अगर प्लेयर्स की बात करेंगे तो उसके अंदर वो हर चीज के अंदर लाहौर वर्सेस कराची की कोई बात ले आएंगे, या कुछ आप कह लेंगे एक स्पेसिफिक प्लेयर्स को जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर देंगे विदाउट नोइंग बैकग्राउंड। तो आई थिंक कि ये थोड़ा सा एक हमारा मुश्तरका अलमिया है ये हम सबका, कि हमारे पास क्योंकि अच्छे लिखने वाले नहीं है, अच्छे समझने वाले नहीं है क्रिकेट को, एक दो को छोड़ के, एक दो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो क्रिकेट को एज ए पॉलिटिक्स लेते हैं। ओके अजहर भाई, आपका ऑलमोस्ट फेवरेट कुलीग इन दिस फील्ड अप टिल नाउ, मोस्ट फेवरेट? देखिए मैंने जैसे बात की शुरू में हेमंत बुच की, तो उनके साथ मैंने बहुत ज्यादा टूर्स किए हैं, तो उनके साथ बड़ा मजा आता है टूर्स करने का। वो अक्सर मुझे तंग भी करते रहते हैं ट्विटर के ऊपर भी, रियल लाइफ में भी, लेकिन फिर भी उनकी कंपनी को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। जैनब एक और ऐसा करेक्टर है, आप कह सकते हैं कि उनके साथ भी काफी मजा आता है, क्योंकि हमने काफी जो टूर्स हैं वो साथ में किए हैं, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, और नॉर्मली प्रोडक्शन में भी हम साथ होते हैं। तो ये एक दो ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। और बाजिद खान, अगर मैं कमेंटेटर्स में, बाजिद खान एक मेरा ख्याल है कि टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो बाजिद खान होंगे, क्योंकि उनकी जो कंपनी है वो हमेशा मजे की होती है, वो कमेंट्री बॉक्स के अंदर हो या कमेंट्री बॉक्स के बाहर हो। तो आई थिंक के टॉप ऑफ द लिस्ट में जो है वो बाजिद खान आएंगे। ओके अजहर भाई, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। एनी मैसेज टू ऑल द पीपल हु जो के क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन बनना चाहते हैं या इस फील्ड में मतलब आना चाहते हैं, एनी इंपॉर्टेंट मैसेज होता है? देखिए मेरा उनको मैसेज सिर्फ ये है कि आप जो है वो क्रिकेट को देखें और उसको समझने की कोशिश करें, और क्रिकेट को देख के उसमें से स्टोरीज जो है वो निकालने की कोशिश करें। यानी कि अगर लेट्स से कि अगर मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहा है और उसने 5 आउट किए, तो आप ये चीज को सोचने की कोशिश करें कि इसने लास्ट टाइम 5 कब आउट किए थे, या इसने पहले कभी 5 आउट किए भी हैं या नहीं, या इस ग्राउंड के ऊपर इसकी क्या परफॉर्मेंसेज है। तो इस तरह की चीजों को जो है वो आपको माइंड में रखना होता है। और आई थिंक ये सारी बात है पैशन की। जब आपके अंदर पैशन हो और थोड़ा सा आपको नंबर्स में इंटरेस्ट हो, तो आपको जो है वो ऑलरेडी जो है वो आई थिंक आपकी ये स्किल डेवलप हो जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने क्रिकेट में से स्टोरीज निकालनी है, कि आप किसी को ऐसी चीज बताएं जो कि उसको जो कि आप कह लेंगे एक आम व्यूअर जो है उस चीज को नहीं समझ सकता या उसको देख नहीं सकता। तो आपने कोई ऐसा पॉइंट ला के उसको डिस्कस करना है कि वो जो मोमेंट जो है वो मजीद इंटरेस्टिंग हो जाए। ओके अजहर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम हियर। So guys, say them I some puzzle questions. So that's all from here, and Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. Thank you so much.